नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं हूं आंचल गुलाटी और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा शो न्यूज पंच में, जहां इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचते हैं खबरों की तह तक और आंख से आंख मिलाकर आपको सत्य और तथ्य के साथ दिखाते हैं वो खबरें जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन पर। तो क्या है सत्ता का फॉर्मूला, और यहां बात हो रही है पड़ोसी देश नेपाल की। किस तरह से एक डायलॉग जो ट्रैक पर से हट गया है वो वापस कैसे आएगा, इस पर हम करेंगे तफसील से चर्चा। तो ये बात की हमने पड़ोसी देश नेपाल की, लेकिन अब आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे और ये करेगा आपके लिए काम नेवर अलोन ऐप। कैसे रखेगा आपका ख्याल और कैसे इस एआई चैटबॉट के जरिए आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, इस पर भी होगी तफसील से बात। और वहीं अब अगर बात की जाए गल्फ कंट्रीज को लेकर, तो क्या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? तो कतर और यूएई की ये जो दोस्ती है, ये जो प्लानिंग है, क्या इजराइल के लिए है खतरे की घंटी? इस पर भी करेंगे हम चर्चा। लेकिन बात सबसे पहले करने वाले हैं हम यहाँ पर नेपाल की, क्योंकि नेपाल में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो लगातार जारी है। अब कल सुबह तक यानी शुक्रवार सुबह तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया और किसके हाथ नेपाल की कमान आएगी ये हमें देखना होगा। और नेपाल में शुक्रवार तक के कर्फ्यू बढ़ा है और सीधी सी बात है, सुरक्षा कारणों के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। अब नेपाल में शुक्रवार तक के कर्फ्यू बढ़ा है और सीधी सी बात है, सुरक्षा कारणों के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। अब वो जिले आपको बता दें तो काठमांडू में ललितपुर, भक्तपुर के जो जिले हैं वहां पर ये जो कर्फ्यू है उसे लगाया गया। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है कि अभी बहुत उथल पुथल का माहौल है। लगातार जो मीटिंग्स हैं वो लगातार जारी हैं और इन मीटिंग्स में जेनजी अपनी मांगों को खुले तौर पर रख रहा है, क्योंकि एक राजनीतिक स्थायित्व की जरूरत किसे है? नेपाल को है। और इस राजनीतिक स्थायित्व की अगर बात की जाए तो इसमें अंतरिम सरकार जनादेश किस तरफ जाता है ये हमें देखना होगा। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लबो लुबाब क्या है, अब तक नेपाल में क्या हुआ, ये आपके साथ करते हैं साझा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि नेपाल में शुक्रवार तक के लिए सुरक्षा कारणों की अगर बात की जाए तो कर्फ्यू को बढ़ाया गया। तमाम उन जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं। तो काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जिलों में इस कर्फ्यू को लगाया गया ताकि हालात और ना बिगड़े। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, उनके लिए ये कर्फ्यू मान्य नहीं और दैनिक जरूरतों के लिए शाम 5 से 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। यह अब तक का नेपाल का अपडेट है। लेकिन एक अपडेट और ये भी है कि कैसे अंतरिम सरकार के गठन की कवायद को तेज किया गया है। जो राजनीतिक शून्यता है उसे कैसे भरा जाएगा। राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष और जो जेनजी के प्रतिनिधि हैं उनके बीच लगातार वार्ताएं हो रही हैं और अंतरिम पीएम के लिए लगातार जो जेनजी है, सुशीला कार्की का नाम जो है काफी आगे है, ये सूत्रों के हवाले से है। अब संसद में जो नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है वो कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ये जेनजी की प्रमुख मांगे हैं। मांगे कई हैं और सांसदों को मंत्री बनाने से रोकने की व्यवस्था पर भी बात है। अब ऐसा क्यों? ताकि भ्रष्टाचार ना हो और सीधे निर्वाचित जो कार्यपालिका व्यवस्था है उसमें संसद की नई पीढ़ी की भागीदारी चाहिए, यानी वो जेनजी, उनको संसद की पहुंच चाहिए। और 1989 के बाद जो पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी रहे नेपाल में, भाई उनकी जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जाए। और जो पुष्प कमल दहल प्रचंड है, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो जेनजी के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। 10 सूत्रीय उन्होंने एक चिट्ठा जो है उसे भी जारी किया है। तो इन तमाम बातों को समझने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता जुड़ गई। श्वेता, कितने दौर की बातचीत अगर हम देखें तो अभी जेनजी और जो नेपाली सरकार की अगर बात की जाए जिसकी कमान अभी राष्ट्रपति के हाथों में है, वो लगातार हो रही है, और किसका नाम अभी अंतरिम सरकार के को लीड करने के लिए आगे चल रहा है? आंचल, देखिए, अभी जो सूत्रों की कवायद मैं दे सकती हूँ, सूत्रों के मुताबिक अभी जो सुशीला कार्की जी हैं वो जंगी अड्डा में अशोक सिग्दल जो नेपाली सेना के प्रमुख हैं
वहां उनसे मुलाकात करने गई हैं। जो फाइनल निर्णय होगा वो राष्ट्रपति के साथ होगा, जब राष्ट्रपति, जन प्रतिनिधि और हमारे जो सेना, नेपाली सेना के प्रमुख हैं अशोक राज सिंघल, वो शीतल निवास में मुलाकात करके एक फाइनल मुकाम पे ये निर्णय पहुंच सकता है। तो अभी बातें चल रही है, बट फाइनल क्या होगा ये अभी तक कहा नहीं जा सकता है, कि जब तक राष्ट्रपति के निर्णय का हमें वेट करना होगा, हमें प्रतीक्षा करनी होगी कि राष्ट्रपति कब निर्देश देते हैं। मगर देखिए अभी जो हाल, अभी तुरंत एक नई खबर सामने आई है कि पोखरा में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स 5 बजे तक के लिए लागू कर दिया गया है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के तहत कोई भी 2-3 लोग एक साथ नहीं चल सकते हैं, सिर्फ एसेंशियल एम्बुलेंस और अस्पताल खुला रहेगा, एम्बुलेंस सेवाएं होंगी। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर पोखरा में भी शुरू हो गया है अभी 5 बजे तक। चितवन में भी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है, और आपका मोरांग में भी है। चितवन, मोरांग, रूपंदेही, पोखरा, ये सारे अब लिस्ट में शहर जुड़ते जा रहे हैं जहां पर कर्फ्यू लागू किया गया है। बिल्कुल। और श्वेता, क्योंकि इन तमाम जगहों जिनका नाम हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया और आप भी बता रही हैं इसमें एक एड ऑन, तो उन जगहों पर रोजमर्रा की चीजों की उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है आम जनता के लिए? नहीं, देखिए, जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आज से लागू होता है तब आप सुरक्षा देश की सबसे ऊपर सर्वोपरि हो जाती है। तब किसी को बाहर निकलकर कोई भी एसेंशियल सेवा उपलब्ध करने का परमिशन नहीं रहता। दैट्स द पर्पस, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिटरी ऑर्डर और कर्फ्यू में। कर्फ्यू में फिर भी इमरजेंसी सेवाएं चालू होती हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स में बस अस्पताल, एम्बुलेंस और पुलिस ही बाहर निकलती है, नेपाली आर्मी बाहर रहेगी, मगर आम जनता सड़क पे खुलेआम इस तरह से ग्रुप में नहीं चल सकती है। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू किया गया है आपका पोखरा में। अभी नेपाल में काठमांडू घाटी, जो कि भक्तापुर, ललितपुर और काठमांडू जिला से कंप्राइज होता है, वहां कर्फ्यू चालू है। और जिस तरह हम लगातार बात कर रहे हैं कि सत्ता के लिए कैसे एक फॉर्मूला, उसकी तैयारी की जाएगी, किस तरह से आप वापस डायलॉग को पटरी पर आते हुए देखती है, और खास तौर पर जेनजी की जो तमाम मांगे हैं, कहां-कहां नेगोशिएशंस के लिए एक रूम रहेगा? देखिए, जो जेनजी ने जब नेपाली आर्मी के अध्यक्ष को अपना पक्ष रखा कि उनको 2045 विक्रम संवत, जो आज का 1989 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, वहां से लेकर के अब तक जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने अधिकारी हैं, उनके जायदाद की जवाबदेही ओपन में आएगी, ट्रांसपेरेंट होगा। फिर जो अमेंडमेंट्स होगा वो एग्जीक्यूटिव में होगा, और पार्लियामेंट के जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो जेनजी की मांग है अमेंडमेंट्स की, वो भी इंक्लूड की जाएगी। अभी और भी चीजें हैं जो जेनजी डिमांड कर रही है, क्योंकि इनका डिमांड है, क्योंकि ये कोई एक ग्रुप नहीं है, ढेर सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। और अभी जिस तरह से बातें हो रही हैं, तो कल रात को भी 10,000 से ज्यादा जेनजी जंगी अड्डा के सामने जमा हो गए थे, और ऑनलाइन तो बातें सभी कर ही रहे हैं, चाहे आपका रेडिट हो, डिस्कॉर्ड हो, या वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पर बहुत अलग अलग वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, तो जिसमें अभी इंटरिम गवर्नमेंट के लिए किसी भी सौम्य नेता को चुनने की बात की गई है, जो कि अभी एक दिशा दे सकता है नेपाल को। बिल्कुल। उसके उपरांत जो चुनाव अंतरिम सरकार जब डिसाइड करेगी। एक चीज और समझना चाहेंगे श्वेता आपसे, बहुत संक्षिप्त में, और आखिरी सवाल ये कि नेपाल को राजशाही के लिए भी जाना जाता है, क्या वी आर गोइंग बैक टू द बेसिक्स? क्या राजशाही के उस दौर की वापसी हो सकती है? चलिए, श्वेता को शायद, श्वेता आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, तो नेपाल में अभी अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में होगी, सबसे बड़ा सवाल है, और उसको लेकर लगातार वार्ताओं का जो दौर है वो जारी है। और ऐसे में किसके हाथ कमान जाएगी, और नेपाल में जो राजनीतिक अस्त व्यस्त हम देख रहे हैं, पूरे हालात, जो पूरी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसके लिए एक स्थायी जनादेश जो है उसकी जरूरत है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। उम्मीद करते हैं वो जल्द नेपाल में आएगा। लेकिन एक उम्मीद की किरण और उसकी तरफ हम आपको लेकर जा रहे हैं, और ये बात हो रही है नेवर अलोन ऐप से जुड़ी हुई। ये ऐप कैसे आपका ख्याल रखने वाला है, वो आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगा, और इस ऐप को एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। अब ये ऐप जरूरी इसलिए है कि कैसे आत्महत्या जैसे इस कदम को रोकने के लिए
ये कितना अहम माना गया है। और एम्स का जो मानसिक जो विभाग है, यानी अगर हम इस विभाग की बात करें, उस विभाग ने इस ऐप के लॉन्च की तैयारी की और ये मानसिक स्वास्थ्य समाधान के लिहाज से बेहद जरूरी है। तो हम कई बार किसी को बोलते हैं, जैसे पंजाबी में कहा जाता है रब राखा, अपना ख्याल रखिएगा, तो कैसे ये चैटबॉट आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, बिकॉज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस दुनिया में, वो कहते हैं ना कि हमने बहुत बड़े बड़े घर बना लिए लेकिन इंसान अंदर से अकेला रह गया। अब उस अकेलेपन की खाई को कैसे पाटेगा, ये नेवर अलोन ऐप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आपका ख्याल रखने वाला है ये ऐप, जिसमें क्योंकि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के मौके पर एम्स की ये पहल है और एम्स की ये पहल कहती है कि छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है नेवर अलोन ऐप। अब आपके मानसिक स्वास्थ्य को, यानी जो आप मेंटल एबिलिटीज और आपके मेंटल हेल्थ को सुधारने में ये काम करेगा। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं और इसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक पर कैसे ये ऐप काम करने वाला है। मेडिकल कॉलेजेस और जो विश्वविद्यालय है, यानी कि यूनिवर्सिटीज के जो छात्र हैं, उन पर फोकस, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, करियर को लेकर बहुत प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, बहुत सारा प्रेशर है। उस प्रेशर को कैसे रिलीज आउट करेगा और चैटबॉट से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कैसे काउंसलिंग दी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ऐप की बात की है और ये तकनीक से लैस है, अब इसकी प्रमुख विशेषताओं पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट 24/7, वो आदत पड़ गई है हमको कि कोई हमारी बात सुने, और लिसनिंग पावर आम मनुष्यों में कम होती जा रही है, लेकिन छात्रों को जल्द काउंसलिंग और इलाज की सुविधा 24/7 उपलब्ध रहेगी। आपके लक्षणों के आधार पर जो पूरी एक रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। आप डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं। जांच की लागत, हमेशा हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गुणवत्ता को किफायत से भी जोड़ना है। 70 पैसे छात्र प्रतिदिन, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने देखा था कि कोविड-19 में इस तरह की काउंसलिंग की बहुत जरूरत पड़ी थी और टेलीमेडिसिन वहां से एक युगांतकारी बदलाव लेकर आया था। हमारे साथ नितेंद्र जुड़ गए। नितेंद्र, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब जो छात्र हैं उनका दोस्त आ गया है, उन्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखने के लिए नेवर अलोन ऐप तत्पर आपकी सेवा में। अब एम्स ने ऐसा सिस्टम बनाया है, ऐप बनाया है, एआई आधारित है, जो आपके दोस्त के तौर पे काम करेगा और अगले 15 दिनों में ये शुरू होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात आपने कहा कि अकेलापन को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं वो एक तो उसकी बड़ी वजह कि लोग अकेले में रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। ये भी बताया गया है एम्स के जरिए कि बोलिए, आप कुछ न कुछ बोलिए, किसी न किसी से बोलिए, चुप्पी मत रखिए। कोई भी समस्या हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हो या फिर आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो या जो कुछ भी हो, आपको किसी न किसी से बात करनी है। अगर आप किसी अपने दोस्त से या किसी परिवार के सदस्य से बात नहीं करते, ये जो ऐप है, खासतौर पे ये व्हाट्सएप के जरिए चैनल चलेगा, आप इसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके आप बात कर सकते हैं। आपके पास जो काउंसलर है, डॉक्टर है, आपको जिस तरह की प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन वो बताएंगे। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये छात्रों को ध्यान में रख करके बनाया गया, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी सुसाइड हुए उसमें से करीब 35% 18 से 30 साल के उम्र के जो लोग हैं उनके आंकड़े सामने आए। तो इसका मतलब ये कि जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो ज्यादा इसको सुसाइड कर रहे हैं। अब बीते अगर कोविड की बात किया जाए तो लगभग 2 लाख से ज्यादा डेथ सुसाइड के जरिए सामने आया है और ये एक बड़ी चिंता की विषय है। इसी वजह से एम्स ने इनिशिएटिव लिया और एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली और इभास जो दिल्ली के गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, जो मेंटल हॉस्पिटल है, उन्होंने मिलकर के बनाया है। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये निकल कर आती है सामने नितेंद्र, कि हम स्टे कनेक्टेड रहें। मतलब हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन बात नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं करते, और ये कम्युनिकेशन की जो खाई है उससे पाटने में ये ऐप मददगार तो साबित होगा ही, साथ ही साथ ये आपसे बदले में अगर दोस्तों के साथ ज्यादा बात करो तो फिर वो चाय पिलाने की शिकायत करते हैं। मुझे लगता है कि ये एआई का चैटबॉट आपसे वो नहीं मांगेगा, लेकिन कम से कम अगर आप किसी मुसीबत से जूझ रहे हैं, आप वो बात अपने माता पिता या दोस्तों से नहीं कर पाते, तो शायद आपको सोल्यूशन के तौर पर नेवर अलोन ऐप का भी अकेला ना छोड़ें। जी बिल्कुल, वो बात करेगा और आपकी जो समस्या है वो पकड़ लेगा। और आप इसमें खासियत ये भी है
आजकल की ओपीडी की सुविधा है। आप वर्चुअली भी डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और ओपीडी की सुविधा है 24 आवर, 24 घंटे ये काम करेगा। 24 घंटे में कभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और एम्स के जो डॉक्टर हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, वो अवेलेबल रहेंगे आपकी समस्या को दूर करने के लिए, आपकी बातों जी को सुनने के लिए, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी समस्या को समझेंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे। जी। इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद है, खासतौर पे युवा और स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। और अब कोशिश ये है सरकार की तरफ से भी कि जो आत्महत्या की दर है उसको कम से कम लाया जाए, कम किया जाए, क्योंकि यूथ है वो इसके शिकार हो रहे और हैं। ये और बहुत एक इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि नितेंद्र की अब मेंटल हेल्थ पे बात होती है। आप किसी को बोलिए मैं डिप्रेस हूँ, वो कहेगा आप गाड़ी उठाइए थोड़ा घूम के आ जाइए, कुछ अच्छा खा लीजिए। लेकिन इस डिप्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और हम इस बार जब बजट भी अनाउंस किया गया तो वित्त मंत्री साहिबा द्वारा मेंटल हेल्थ पर बात की गई, और इस मेंटल हेल्थ को हम अब प्राइम प्रायोरिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना ज़रूरी है इस पर बात करना। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि इसको लोग मानते ही नहीं है। 70% लोग नहीं मानते हैं। अगर मानसिक बीमारी है, अवसाद है, डिप्रेशन है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सोशल स्टिग्मा होता है। अगर आप किसी से जिक्र भी करते हो, वो 4 जगह जाकर के बताएगा कि अरे यार इसको तो ये प्रॉब्लम है। और इस वजह से बहुत से लोग बोल नहीं पाते हैं, सामने आ नहीं पाते, और ये एक बड़ी वजह है। इसीलिए इस पे बात करनी जरूरी है। आगे सबको आने की जरूरत है। और जो भी इस तरह के डिप्रेशन से या फिर शराब की लत की वजह से या किसी वजह से, पारिवारिक कारण से, या फिर अपने रोजगार की वजह से, प्रोफेशन की वजह से प्रॉब्लम में है, जरूर बोले, बात करें, अपने दोस्तों से करें, परिवार से करें। ना हो तो ये जो जी ऐप है एम्स का, उसके जरिए जाकर के अपने बिल्कुल। तो ये ऐप जो है, जो भी विशेषज्ञ उनसे सलाह ले सकते हाँ, बहुत सारे ऐप हमारे जो युवा दोस्त हैं उसे डाउनलोड करते हैं, लेकिन ये ऐप उनकी काउंसलिंग के लिहाज से, उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो पहले कहते थे कि भाई डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन से निपटने के लिए कहीं घूम आओ, कोई पिक्चर देख लो, लेकिन नहीं, उस पर बात करना ज़रूरी है। और बात एक और जगह करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ये हम दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, इसकी इबारत अब दोहा में लिखी जा रही है, ये नई दास्तान। और यूएई और कतर, जिसमें सालों से बातचीत कम थी, बंद थी, अब वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो, यानी गल्फ कंट्रीज जो दो थी वो आपस में बातचीत कम थी, लेकिन अब ये दोस्ती में तब्दील हुई है। और ये दोस्ती की जो नई दास्तान लिखी गई है, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार इस इबारत को कैसे लिखा गया है। तो इजरायली हमला हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि यूएई और कतर आपस में दोस्त बने। दुश्मनी भुलाकर दोहा पहुंचे कौन? यूएई के राष्ट्रपति, और उन्होंने वहां जाकर कतर के शासक थानी से मुलाकात की। अब ये हो क्यों रहा है? ये इजराइल के खिलाफ दोनों देश जो एकजुटता दिखा रहे हैं, ये उसी का परिचायक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिए कि कतर ने अभी तक कि इजराइल कोई देश है भी, इस बात को मान्यता ही नहीं दी है। और इजरायली गतिविधियों पर पहले भी बेचैनी जाहिर की जा चुकी है। अब ये पूरी जो कोशिश है वो क्या है? वेस्ट बैंक को बांटने की ये कोशिश है, और इजरायली योजना का विरोध करने के लिए ये बेहद जरूरी माना गया। और दोहा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा हुई, इकट्ठा हुए थे हमास के नेता, और तब इजराइल ने किए थे कतर पर हवाई हमले। तो आप समझिए ऐसे कि अगर कतर पर जब हवाई हमले किए गए तो इसमें यूएई और कतर एक साथ आए, जिसके खिलाफ इजराइल के लिए क्या ये खतरे की घंटी है, ये समझते हैं। तो कतर के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दो टूक सुना दी है। दो टूक किन्हें सुनाई? बेंजामिन नेतन्याहू को। बेंजामिन नेतन्याहू की निंदा इसलिए की क्योंकि वो उनकी क्षेत्रीय स्थिरता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं नेतन्याहू। और युद्ध विराम और गाजा बंधकों की रिहाई की उम्मीद लगभग यूं लग रहा है कि खत्म सी है। और हालिया जो हवाई हमले हुए उसे राज्य का आतंक बताया गया। और ऐसे में कतर इजराइल को जवाब देने के तरीकों पर भी विचार कर रहा है। और हमले से इजराइल हमास सुलह अब नाकाम सी लगती है, और कतर के शांति प्रयास भी हमले से ध्वस्त हुए। तो अब गल्फ कंट्रीज की ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या ये वेस्ट एशिया पर भी प्रभाव डालेगी? इस पर बात करते हैं। अखिलेश सुमन जुड़ गए। अखिलेश,
कतर और यूएई की जो दोस्ती है, क्या वो हम माने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी? देखिए, इजराइल ने जो किया है वो पहली बार नहीं हुआ है। इजराइल ने लेबनान पे हमला किया, इजराइल ने यमन पे हमला किया, इजराइल ने ईरान पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया। ये जो 7 अक्टूबर 2023 की घटना थी जिसमें कि करीब 1200 इजरायली मारे गए थे और 250 लोग करीब लोगों को बंधक बनाया गया था, उसके बाद से लगातार इजराइल का जो आक्रमण है वो आक्रमण लगातार बढ़ता रहा है। और इसलिए बढ़ता रहा है कि हमास ने अभी अपनी जो शर्तें रखी है उन शर्तों पे इजराइल लगातार बढ़ता रहा है। और इसलिए बढ़ता रहा है कि हमास ने अभी अपनी जो शर्तें रखी है उन शर्तों पे इजराइल के साथ रजामंदी नहीं हो पाई। कुछ बंधकों को सौंपा गया, लेकिन कुछ बंधक अभी भी हैं। अब निश्चित तौर पे इजराइल की बहुत ही पुरानी नीति रही है कि वह जो है वो जिसके साथ वो दुश्मनी मोल लेता है उसको आखिरी दम तक उसको नष्ट करने की कोशिश करता है। और इसीलिए नेतन्याहू ने कतर पे हमले के बाद भी ये घोषणा की है कि अगर इस बार बच गए तो अगली बार फिर हम करेंगे। मतलब एक यूनिडायरेक्शनल उनकी रणनीति है कि हमास जो है सारे बंधकों को लौटाए और नहीं तो फिर इस तरह के हमले जारी रहेंगे जहां भी हमास के लोग रहेंगे। तो अभी पूरी रणनीति हमास लीडरशिप को खत्म करने की है। अब लेकिन देखिए है क्या कि मसला ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी वहां जाएंगे, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी, और उसके अलावा यूएई के तो राष्ट्रपति गए ही। निश्चित तौर पे यूएई, जॉर्डन या कतर जो है ये सारे जो मिडिल ईस्ट के बहुत ही संपन्न देश हैं, काफ़ी विकसित देश हैं, और इनको अगर खतरा आ रहा है अपने पर तो निश्चित तौर पे एक तरीके की कह सकते हैं एकजुटता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, अमेरिका कतर का दोस्त है, अमेरिका सऊदी अरब का भी दोस्त है, तो यूएई के साथ भी अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका इस मामले में हस्तक्षेप करेगा कि आगे इस तरह के हमले नहीं हो। इस तरह के हमले करने की वजह इजराइल को यह लग रही थी कि जो होस्टेज अभी है उन होस्टेज को रिहा करने पर दबाव नहीं बन पा रहा है, और वहां हमास के बारे में उन्होंने आरोप लगाया कतर पे कि वो उनको शेल्टर दे रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं, एक स्पाइरल है, उस स्पाइरल में पूरा मध्य पूर्व फंस गया है। वेस्ट बैंक के पूरे आर्थिक और राजनीतिक समीकरण को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश है, और तेल के खेल का जो फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है इसमें अखिलेश? देखिए, तेल का जो पूरी रणनीति है, तेल की रणनीति कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। पूरी दुनिया को तेल और गैस की ज़रूरत होती है, और ऐसे में बाधित करने की कोशिश अगर ओपेक करेगा तो उस पर फिर अमेरिका और यूरोप का भी दबाव बढ़ेगा। तो इसलिए तेल और गैस के सप्लाई पर तो बहुत असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन इतना ज़रूर असर पड़ सकता है कि मध्य पूर्व में जो है एक जो लग रहा था कि ये सारे देश थोड़े से निष्क्रिय बैठे हुए हैं, वो निष्क्रियता खत्म होगी। और यूनाइटेड नेशंस में अभी जो सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का शिखर सम्मेलन होता है उस समय कोई गतिविधि दिखाई पड़े, उस समय यह भी गतिविधि दिखाई पड़ सकती है कि कई सारे देश मिलकर पैलेस्टीन को सेपरेट एक नेशन घोषित करने के लिए दबाव बनाएं। इस तरह की मांगे आपको यूरोप से भी कई जगह दिख रही है, और अगर मध्य पूर्व में इस तरह की स्थिति बनेगी तो वो भी मांग जोर पड़ेगी। निश्चित तौर पर इजराइल पर इस पर एक नैतिक दबाव, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। अब देखना यह है कि किस तरीके से अमेरिका इसको किस तरीके से नेतन्याहू को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इस हमले को किसी ने सराहा नहीं है। यहाँ तक कि भारत ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है, रूस ने भी इस पे कंडेम किया है। तो और कतर और यूएई की जो ये दोस्ती है, ये एकजुटता, ये क्लियर कट नेतन्याहू के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे कल सुबह 10:30 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ नई अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।